नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस बुलेटिन की, जिसका नाम है 1 मिनट एक खबर। रुक करते हैं पहली खबर का। देखिए, अलीगढ़ में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गोली मारकर हत्या करवा दी। मात्र 2 दिन में मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अलीगढ़ में रिंकू की गोली मारकर हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों में प्रेम प्रसंग था। मृतक विरोध करता था। कुछ समय पहले प्रेमी और मृतक में विवाद भी हुआ था। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया, जबकि अन्य पहलुओं पर पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी है। पुलिस के मुताबिक रिंकू की पत्नी ब्रजेश ने अपने प्रेमी वीरेंद्र के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि ब्रजेश तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर पति रिंकू के साथ दवा लेने गई थी। उसी दौरान उसने अपने प्रेमी वीरेंद्र को फोन पर लोकेशन दी और मौके पर बुला लिया। जैसे ही रिंकू वहां पहुंचा, वीरेंद्र ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। अब घटना के खुलासे में जानकारी हुई कि मृतक की पत्नी ब्रजेश का प्रेम प्रसंग गांव के ही रहने वाले अजीत से था। दोनों ने मिलकर ही घटना को अंजाम दिया। दोनों ने घटना की साजिश रची थी। यूपी के गोरखपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां पर अपनी ही बेटी ने दादी की हत्या कर दी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखिए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने एक बुजुर्ग महिला की हत्या में उसकी बहू और नातिन को गिरफ्तार कर लिया है। 26 सितंबर को गांव में महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था। पुलिस की जांच में ये सामने आया कि मृतका की नातिन खुशी कुमारी और उसकी मां उत्तरा देवी ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि नातिन ने लगातार तानों और प्रताड़ना से परेशान होकर अपनी दादी की हत्या कर दी। मां के लौटने पर दोनों ने शव को बोरे में भरकर गांव के बाहर फेंक दिया। पुलिस की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई साइकिल बरामद कर ली गई है। जानकारी के अनुसार उत्तरा देवी की ये दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी पश्चिम बंगाल में हुई थी। खुशी कुमारी को अक्सर उसकी दादी ताने मारती थी और घर में नौकरानी जैसा व्यवहार करती थी। लगातार तानों और प्रताड़ना से परेशान होकर नाती ने हत्या की योजना बनाई। मृतका के परिवार पर पुलिस को शुरू से ही शक था। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद बहू और नाती ने अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त सभी वस्तुएं बरामद कर ली हैं और मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी माँ बेटी को भी गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। दरअसल ये हत्या महिला की पुत्रवधू और पुत्रवधू की बेटी यानी उसकी नातिन द्वारा महिला की गढ़ से हत्या की गई थी और हत्या करने के बाद डेड बॉडी को बोरे में रख करके गांव के बाहर सीमा पर जो खेत था वहां ले आके फेंक दिया गया था। और उसके बाद इन लोगों द्वारा ये बताया गया कि हमारी दादी किसी द्वारा हत्या कर दी गई है। विस्तृत पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज, सीडीआरस, स्थानीय लोगों से बातचीत, परिजनों से बातचीत और मुखबिरों से जब जानकारी प्राप्त की गई तो मालूम पड़ा कि इन दोनों ने ही हत्या की है और इस शव को यहाँ पर फेंक दिया है, छुपा दिया है। आज पूरा खुलासा किया जा रहा है और अन्य साक्ष्यों के साथ इसको माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं इंदौर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां खेत से लौट रहे श्रमिकों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक नाबालिग ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। वहीं लोग घायल हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक गांव में भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां खेतों से सोयाबीन की फसल काटकर लौट रहे गांव वालों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद इलाके में गम का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही मंत्री तुलसी सिलावट और कलेक्टर शिवम वर्मा अस्पताल पहुंचे। हादसा जिले के चंद्रावतीगंज थाना क्षेत्र के रतनखेड़ी गांव का है। जानकारी के अनुसार ग्रामीण खेतों से लौट रहे थे, तभी रतनखेड़ी के पास एक मोड़ पर ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और ट्रॉली पलट गई। इस दौरान ट्रॉली में सवार लोग नीचे दब गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को मामले की सूचना दी। गुजरात के भावनगर में भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पर 3 मंजिला इमारत ढहने से हादसा हो गया। इमारत का एक हिस्सा गिर गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। इमारत का हिस्सा ढहने से कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस उपाधीक्षक आर सिंघल ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। बचाव कार्य जारी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा में पुलिस का ऑपरेशन त्रिनेत्र जारी है। पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत मुठभेड़ में लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 24 घंटे के अंदर मुठभेड़ में लूट के आरोपी को पकड़ लिया है। हाल ही में खाईपार
मोहल्ले में 3 अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति से 7,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी जब दूसरी वारदात को अंजाम देने पहुंचे तो पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गया। पुलिस को आरोपी के पास से अवैध तमंचा और कारतूस समेत लूट के 1,720 रुपए बरामद किए। बता दें कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के जरिए बांदा में आरोपियों की धरपकड़ जारी है। आगरा के ताजमहल में अचानक धुआं उठने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। इसके चलते यहां करीब 2 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। आगरा में ताजमहल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। ताजमहल के दक्षिणी गेट के ऊपर की छत पर वायरिंग में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से चिंगारी उठी और देखते ही देखते चारों तरफ धुएं का गुब्बार फैल गया। मौके पर मौजूद एएसआई के कर्मियों ने तत्काल बिजली सप्लाई बंद कर दी। ताजमहल कैंपस में आग की सूचना पर टोरेंट पावर की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और लगभग 2 घंटे का शटडाउन लेकर वायरिंग की। इसके बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। राहत की बात ये रही कि इस घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ। ताजमहल में दक्षिणी गेट से पर्यटकों का प्रवेश सुरक्षा कारणों से वर्ष 2018 से बंद है। इस स्थान पर पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं है। इस वजह से आग लगने के समय कोई भी पर्यटक उस क्षेत्र में मौजूद नहीं था। एहतियात के तौर पर एएसआई ने पूरे परिसर की बिजली व्यवस्था की जांच शुरू कर दी है ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जी हां, ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ताजमहल में कोई व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई। शॉर्ट सर्किट होने पर बिजली आपूर्ति बाधित होने पर तुरंत यूपीएस चालू हो गए थे। स्मारक को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। नोएडा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। यहां 550 किलोग्राम मिलावटी पनीर जब्त कर नष्ट कर दिया गया। दावा किया जा रहा है कि इस पनीर से बदबू आ रही है। उत्तर प्रदेश में त्योहारों में मिठाइयों और डेयरी उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ती दिख रही है। वहीं मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में नोएडा में खाद्य सुरक्षा औद्योगिक प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की। नोएडा में 550 किलोग्राम मिलावटी पनीर जब्त कर नष्ट कर दिया गया। दावा किया जा रहा है कि इस पनीर से बदबू आ रही थी। ये पनीर हरियाणा के मेवात स्थित जंगी मिल्क प्लांट के वाहन में लाया जा रहा था। इसे दिल्ली एनसीआर के बाजार में सप्लाई किया जाना था। इससे पहले ये FAASI की निगाह में आ गई। टीम को पहली नजर में ये पनीर मिलावटी और खाने लायक नहीं लगा, जिसके बाद इसका नमूना जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। बाकी बचा हुआ पनीर नोएडा के भंगेल स्थित न्यू गढ़वाल डेयरी में सुरक्षित रखवाया गया। अगले दिन 12 अक्टूबर की सुबह नोएडा अथॉरिटी के सहयोग से इस मिलावटी पनीर को नष्ट कर दिया गया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्विवेदी सर्वेश कुमार ने बताया कि ये कार्रवाई आम जनता की सेहत की सुरक्षा के लिए की गई। त्योहार के समय में मिलावटी उत्पादों की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऐसे में सख्त निगरानी रखनी जरूरी है। 10 अक्टूबर को गौतम बुद्ध नगर में 1100 किलो मिलावटी मिठाई और 38 किलो नमकीन को नष्ट किया गया था। यूपी के एटा में 49वीं प्रदेश स्तरीय कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में मुजफ्फरनगर ने कौशाम्बी को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। यूपी के एटा में 49वीं प्रदेश स्तरीय कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। चैंपियनशिप में प्रदेश भर से आई टीमों ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप का फाइनल मैच मुजफ्फरनगर और कौशाम्बी के बीच हुआ। मुजफ्फरनगर ने कौशाम्बी को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। विजेता टीम को जिला कबड्डी एसोसिएशन की ओर से ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। वहीं आयोजकों द्वारा मुख्य अतिथि एवं मीडिया कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। प्रदेश स्तरीय 2 दिवसीय 54वीं कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन शहर में श्याम बिहारी कॉलेज में किया गया। कबड्डी आयोजन के मुख्य अतिथि जोन प्रभारी पदमवीर सिंह रहे। चैंपियनशिप के पहले दिन कई टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें 4 टीमों ने क्वालिफाई किया। सेमीफाइनल में बिजनौर और कौशाम्बी के बीच कड़ा मुकाबला चला, जिसमें कौशाम्बी ने मैच जीतकर फाइनल जगह बनाई। इसके बाद मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ के बीच में मैच हुआ, जिसमें अलीगढ़ को हराकर मुजफ्फरनगर टीम फाइनल में पहुंची। फाइनल में मुजफ्फरनगर ने बाजी मारी। विजेता टीम को जिला कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष वजीर सिंह द्वारा ट्रॉफी से पुरस्कृत किया गया। वहीं उस विजेता टीम को सिल्वर ट्रॉफी से सम्मानित भी किया गया।
गाजा में युद्ध विराम शुरू होने और हमास इजरायल के एक दूसरे के बंधकों को रिहा किए जाने के बाद सोमवार को मिस्र में गाजा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अमेरिका, मिस्र, कतर, भारत, पाकिस्तान और तुर्की समेत कई बड़े देशों के नेताओं की मौजूदगी में घोषणा पत्र पर दस्तखत किए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर, मिस्र और तुर्की के नेताओं के साथ मिलकर मध्य पूर्व में शांति के लिए गाजा शांति योजना पर हस्ताक्षर किए। घोषणा पत्र में लड़ाई से सीख लेने और क्षेत्र में स्थायी शांति पर जोर दिया गया। दुनिया ने इस समझौते के बाद गाजा में स्थायी शांति आने की उम्मीद जताई है। ट्रंप ने सोमवार को गाजा में युद्ध विराम को पुख्ता करने वाले घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद इसे पश्चिम एशिया के लिए अहम दिन बताया गया। ये घोषणा पत्र इजरायल और हमास की ओर से बंधकों और कैदियों की अदला बदली के कुछ घंटों बाद जारी किया गया है। शर्म अल शेख में विश्व नेताओं के साथ समझौते पर चर्चा के बाद अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की ने गारंटर के रूप में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।